हेलो गाइस, आप सब लोगों का एक बार फिर से प्रयाग एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई एलटी वैकेंसी के संबंध में इसके प्रथम भाग में जो शिक्षण अभिरुचि एवं अन्य से संबंधित योग्यताएं हैं उनसे संबंधित आज हम आयोग शुरू कर रहे हैं और एक दो दिन यानी एक दो उसमें से आयोग पूरे समाप्त कर लेंगे। और आज हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी स्थापना कब हुई, ठीक है, और कब जो है इसका गठन हुआ, कार्य क्या है, कैसे कैसे हैं, ये सभी चीज़ें जो भी प्रश्न आ सकते हैं वो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। जैसा कि नाम से जानते हैं कि विश्वविद्यालयों को अनुदान देने के लिए जो आयोग गठित किया गया उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, यानी कि यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इंग्लिश वालों के लिए भी इसमें कोई खास दिक्कत नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा इंग्लिश में भी, लेकिन ज़्यादातर इसमें हिंदी में लिखा हुआ है। और हाँ, एक बात और है कि इसके कार्य इतने ज़्यादा हैं कि मैंने सभी इसमें नहीं लिखे हैं, और आप लोग ये तो वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, और अथवा आप लोग चाहें तो इसके जब मैं कार्य लिखवाने लगूं तो आप लोग इनको नोट कर सकते हैं। तो इन्हें आप लोग नोट भी कर सकते हैं जो इसमें यानी कि की पॉइंट्स लिखाए गए हैं। तो इसमें यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, स्थापना की बात कर रहा है ये। स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी, लेकिन और हाँ, इसका जो यानी कि इस आयोग का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुशंसा जो की गई थी वो राधा कृष्णन आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा जो है ये अनुशंसा की गई थी कि एक आयोग की स्थापना की जाना चाहिए जो उच्च शिक्षा के विषय में अपनी अनुशंसाएं दे। तो उसके आधार पर तो ये चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं। तो यानी कि विश्वविद्यालय आयोग जो राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, मीन्स यूनिवर्सिटी जो कमीशन था जिसे हम बोलते हैं राधा कृष्णन कमीशन, उस नाम से जानते हैं, और स्वतंत्रता के बाद पहली बार यानी गठित किया गया था ये। इसे अब समझिएगा सांविधिक दर्जा नवंबर 1956 में दिया गया था। तो ये क्या है, एक सांविधिक या वैधानिक, सांविधिक ये निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, यह वैधानिक निकाय है। यानी कि इसकी स्थापना एक संसद के द्वारा पारित किए गए विधान के द्वारा किया गया है, जिसका नाम है, पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, ये जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जो था 1956 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा नहीं है इसका, सांविधिक दर्जा है। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, ये सांविधिक या वैधानिक संस्था है। सबसे पहले तो यही प्रश्न बनता है, यहीं से आपके 3-4 प्रश्न हो गए। स्थापना कब हुई, जब इन्हें सांविधिक दर्जा कब दिया गया, संवैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, जो भी है ये सब, और कब दिया गया, नवंबर 1956 में। इसके बाद मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसके 3 कार्यालय हैं, प्रमुख कार्यालय, ठीक है। इसके बाद इसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो 6 कार्यालय हैं। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ हैं, पुणे में, हैदराबाद में, कोलकाता में, भोपाल में, गुवाहाटी में और बेंगलुरु में। तो इन स्थानों पर इसके क्या हैं, ये क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो पुणे किधर की तरफ है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में। हैदराबाद तो आंध्र प्रदेश में था पहले, अब तेलंगाना में आ गया। कोलकाता पश्चिम की तरफ, भोपाल मध्य में, गुवाहाटी जो पूर्वोत्तर भाग है वहां पर, और फिर बेंगलुरु यानी कर्नाटका,
तो ये 6 जगहों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका ध्येय वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। ठीक है, ज्ञान विज्ञान विमुक्तये इसका ध्येय वाक्य है। और इसका जो लोगो है ना, वो चक्र बना हुआ है। जो हमारा जो चक्र है, किसमें, राष्ट्रीय चिन्ह में जो चक्र है, उस चक्र के नीचे खुली हुई पुस्तक रखी गई है और उसके नीचे यही ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, ये ध्येय वाक्य लिखा हुआ है। और ये तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसका जो है, यानी कि पहले जो इसका लोगो था वो कुछ अलग था, फिर बाद में इसका लोगो निर्धारित किया गया जब सर्व शिक्षा अभियान वगैरह लागू किए गए, तो उस समय इसका यानी कि ध्येय वाक्य दिया गया, नया लोगो दिया गया। ठीक है, तो यानी चक्र है, चक्र के नीचे पुस्तक है, ये लोगो है। और इसमें यानी कि आप लोगों को जो थंबनेल है वहीं पर इसका लोगो दिखाई पड़ रहा होगा कि इसका लोगो क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का। क्लियर। इसके बाद संगठन, यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है और इसका जो मंत्री होता है वो होता है शिक्षा मंत्री। अर्थात ये संपूर्ण जो कार्य करेगा ये शिक्षा मंत्री के अंडर में काम करता है। ठीक है, तो इसमें शिक्षा, अब इंग्लिश वाली ये मत सोचिएगा कि ज्ञान विज्ञान विमुक्त है, इसका इंग्लिश का भी है तो ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। ठीक है, यानी कि आप हिंदी में भी कर सकते हैं, पूछेगा तो यही पूछेगा, यानी कि ज्ञान और विज्ञान वही सही है जो क्या करता है, मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें अब संगठन के अंतर्गत आता है, सर्वोच्च शिखर पर होता है शिक्षा मंत्री भारत सरकार। उसके बाद इसका एक अध्यक्ष होता है, इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, इसका एक सचिव होता है और इसमें कई वित्तीय सलाहकार होते हैं, कई अतिरिक्त सचिव होते हैं और कई संयुक्त सचिव होते हैं, कई उप सचिव होते हैं, कई अवर सचिव होते हैं और कई शिक्षाधिकारी होते हैं। ठीक है, और यह इन सभी से मिल करके एक क्या करता है, संगठन निर्माण करता है जो अलग अलग कार्य करते हैं, यानी अलग अलग कार्य देखते हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सचिव सिर्फ एक होते हैं। ठीक है, बाकी और वित्तीय सलाहकार, बाकी सब क्या होते हैं, कई होते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है, यानी कि वर्तमान जो अध्यक्ष है इसके वो हैं एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ओके, यानी कि एक क्या होता है, इनका चेयरपर्सन होता है और फिर डिप्टी चेयरपर्सन, सेक्रेटरी और जो है फाइनेंशियल एडवाइजर और जो है यानी कि एक्स्ट्रा जो होते हैं सेक्रेटरिएट में, फिर होते हैं संयुक्त सचिव, उप सचिव, ठीक है, और अवर सचिव और शिक्षा सचिव, शिक्षा अधिकारी। ठीक है, तो ये होते हैं और यहाँ पर एम जगदीश कुमार जो है वो इसके अध्यक्ष है वर्तमान। चलिए अब इसे ध्यान से समझिएगा और मैं आप लोगों को इसके विषय में बता दूंगा। काफी बड़ा था इसलिए यानी कि छोटा सोचा मैंने कि छोटे में ही इसको यानी कि मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 15 संस्थान कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 15 संस्थान कार्य करते हैं और ये जो संस्थान हैं इनके ही यहाँ पर मैंने शार्ट में नाम लिखे हैं और हम लोग इनके हम फुल फॉर्म पढ़ेंगे कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इनको देखते हैं कि इनका फुल फॉर्म क्या है और ये कार्य क्या क्या करते हैं। तो इसमें है पहला AICTE। ठीक है, AICTE है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब यहां से आप लोग यानी नोट करना शुरू कर दीजिए और नोट करते जाइए। तो ऑल इंडिया, ठीक है, काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE, ये टेक्निकल एजुकेशन को देखती है। फिर MCI आप लोग जानते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय चिकित्सा परिषद। फिर ICAR, ये है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद।
तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। फिर है DEO यानी कि दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, दूरस्थ शिक्षा परिषद। इसके बाद आता है BCI, ठीक है, तो ये भारतीय क्रिकेट परिषद का नहीं है। BCI का मतलब है भारतीय बार काउंसिल यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो है लॉ एजुकेशन को देखता है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद है NCTE, और इसे आप लोग नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। और इसके बाद है RCI यानी कि RCI है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद, भारतीय पुनर्वास परिषद RCI। इसके बाद है PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय फार्मेसी परिषद, तो ये फार्मेसी एजुकेशन को देखती है। फिर है INC, और ये जो है हमारी नर्सिंग को देखती है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद। फिर है DCI, अब जो DCI है ये D से होता है डेंटल, तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, और यहाँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI था, तो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, ये भी इसके अंतर्गत कार्य करती है। ये जितने भी दंत चिकित्सा से संबंधित शिक्षा है उस पर देती है ध्यान। CCH, ठीक है, तो यहां पर है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक, ठीक है, यानी कि केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद, केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी। क्लियर। इसके बाद है CCIM, CCIM का मतलब है कि केंद्रीय भारतीय औषधि परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, तो केंद्रीय भारतीय औद्योगिक परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है। तो ये औषधि को क्या करती है, देखती है, औषधियों वगैरह को यानी कि अप्रूवल देने का काम इसी का होता है। जैसे कोविड का जो वैक्सीन था वो CCIM ने ही क्या किया था, अप्रूवल दिया था, तब ये लगाना शुरुआत हुआ था। फिर SCHE, तो जो SCHE है वो है उच्च शिक्षा राज्य परिषद यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन SCHE, ठीक है। और हायर एजुकेशन संस्थान जो उत्तर यानी भारत में स्थापित है वो शिमला में है, ठीक है। फिर है NCVD, अब जो NCVD है यह है नेशनल काउंसिल फॉर विलेज डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल फॉर विलेज डेवलपमेंट। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं, यानी 12th की शिक्षा के बाद की बात कर रहे हैं, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेट करता है। फिर इसके बाद है RC, 15वां है RC यानी कि रिहेबिलिटेशन काउंसिल, पुनर्वास परिषद, और ऊपर भी था भारतीय पुनर्वास परिषद। तो ये इस संस्थान जो है, इस आयोग यानी कि ये आयोग इन सभी संस्थान को भी मैनेज करता है, या ये कह सकते हैं ये सभी संस्थान इसके साथ मिलकर के कार्य करते हैं। ओके, तो चलिए अब जो सबसे ज्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट है और आप लोगों के लिए है जो, वो ये है कि इसके मूल कार्य क्या है। ध्यान दीजिए, मूल कार्य अलग हैं और सामान्य जो कार्य हैं वो क्या हैं, अलग हैं। तो मूल कार्य का मतलब हुआ कि पात्र विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के साथ
ही। तो सबसे पहला इसका मूल कार्य क्या है कि विश्वविद्यालय या जो कॉलेज हैं यानी कि महाविद्यालय हैं उनको अनुदान प्रदान करना और साथ ही साथ में केंद्र एवं राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक सलाह देना, ये इसका मूल कार्य है। याद रखिएगा, ये इसका मूल कार्य है, यानी कि अनुदान प्रदान करना और सलाह देना। किसके लिए? उच्च शिक्षा के विकास के लिए आवश्यक सलाह देना। इसी ने दिया था सलाह, तभी जो है उसमें जो क्या बोलते हैं भारतीय नवीनतम शिक्षा 2020 में इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, तो ये क्या करता है, ये एड देता है, ठीक है, यानी कि जो विश्वविद्यालय हैं और जो कॉलेज हैं उन्हें क्या करता है, ये ग्रांट प्रदान करता है और जो है उसके साथ साथ जो हायर एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए जो भी क्या किया जाता है इससे सलाह मांगी जाती है, ठीक है, तो ये वो क्या करता है, वो प्रदान करता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें इसके कार्य क्या क्या है। तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना एवं उनमें समन्वय करना, ठीक है, तो हायर एजुकेशन को क्या करना है, इंक्रीज करना और उनमें कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना इसका कार्य है। फिर विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का निर्धारण करना। तो किस चीज का? जो नाम्स हैं कौन कौन से, यानी कि विश्वविद्यालय, क्योंकि विश्वविद्यालय ही कॉलेजों का भी लेता है, ठीक है, तो ये नाम्स क्या करता है, निश्चित करता है एजुकेशन, एग्जामिनेशन और रिसर्च के विषय में जो नाम्स हैं उनका क्या करता है, ये निश्चित करता है, निर्धारण करता है। फिर इसके बाद है मानकों पर नियम बनाना, ठीक है, यानी शैक्षिक, यहां कहीं पर भी आए तो शिक्षा, तो शिक्षा के मानकों पर नियम बनाना है, ठीक है, तो जो एजुकेशनल नॉर्म्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करता है, ये नियम बनाता है, कम से कम नियम तो ये निर्धारित करता है। इस बात है विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षा में विकास की निगरानी करना, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक जो है ना ऑब्जर्वेटरी बॉडी भी है, किसके लिए, जो डिग्री कॉलेज हैं और जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए, ठीक है, जो वहां पर जो शिक्षा के एजुकेशनल डेवलपमेंट है, ठीक है, उसको क्या करता है, ये ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेवलप यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑन द डिग्री कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लेवल। इसके बाद है उच्च शिक्षा में केंद्र एवं राज्यों के मध्य की कड़ी बनना, ठीक है, तो ये क्या चीज है, ये दोनों का ये चेन बनाता है, ठीक है, चेन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, और इन हायर एजुकेशन, ठीक है, तो हायर एजुकेशन के लिए ये वो करता है। कुछ और भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, और आप लोग चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कि नोट भी कर सकते हैं। इसमें जो ये यानी मतलब कि यूजीसी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि विश्वविद्यालय और ये महाविद्यालय, ठीक है, इनकी निगरानी करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, इसी के आधार पर ये नैक ग्रेड जारी करता है, यानी कि हर एक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा संस्थान जो है उसके लिए नैक जारी करता है, और नैक क्या होता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, नैक एक कई चीजों पर ध्यान दिया जाता है, और जिसको जितना अच्छा नैक होता है भारत में उतना ही अच्छा संस्थान वो माना जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो यानी कि केंद्रीय विद्यालय, नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, या जो पहले से विद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय चल रहे हैं वहां पर जाकर के निगरानी करना, देखना, आवश्यकता पड़ने पर वहां पर कमरों आदि का जो यानी रूम्स वगैरह हैं, ठीक है, या प्रैक्टिकल लैब है या लेबोरेटरी वगैरह है, प्रैक्टिकल लेबोरेटरी है या लाइब्रेरी है, उसका यानी उसके लिए ये अनुदान देता है वहां पर नए बनाने के लिए, ठीक है।
इसके बाद ये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनकी न्यूनतम वेतन का निर्धारण करता है कि उनको न्यूनतम वेतन कितना मिलेगा, ठीक है, और जो फेलोशिप होता है उसका निर्धारण करता है। तो कितने कितने ग्रेड के पेनी फेलोशिप मिलती हैं, इनका सबका ये निर्धारण इसमें करता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो स्नातकोत्तर जो विषय चल रहे होते हैं, कक्षाएं चल रही होती हैं, उनमें क्या क्या विकास किया जाना चाहिए उनका भी ये क्या करता है, देखभाल करता है या देख रेख करता है, और जरूरत पड़ने पर उनको यानी कि ये अनुदान प्रदान करता है और उनको इन बढ़ावा देता है। अनुसंधान और शोध के लिए ये विदेशी यात्रा करने में शिक्षकों की मदद करता है और उनकी सहायता भी करता है। राष्ट्रीय स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर और महाविद्यालय स्तर पर ये संगोष्ठियों का अनुसंधानों के लिए अनुदानों की मंजूरी देता है, संगोष्ठियों को आयोजित करवाने के लिए और अनुसंधानों को यानी कि आयोजित करने के लिए ये अनुदान प्रदान करता है। इसके बाद है ये जो विश्वविद्यालय होते हैं उनके मानकों में सुधार के लिए, ठीक है, अध्ययन केंद्रों की स्थापना करता है और उनके द्वारा दी गई जो यानी कि वो होती है संस्तुति है उसे लागू करता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ये पूर्णतः अनुदान प्रदान करता है, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय इसी के द्वारा जो यानी अनुदान दिए जाते हैं उन्हीं पर निर्भर करता है। और जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं उन्हें आवश्यक अनुदान उपलब्ध करवाता है, यानी उन्हें पूरी तरह से अनुदान नहीं देता ये, क्योंकि राज्य के होते हैं तो जितना जरूरी होता है उतना अनुदान ये प्रदान करवाता है, ठीक है। तो आप लोगों को यदि समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप लोग जो मूल था मैंने लिख दिया है, उसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिन्हें मैंने आपको बोल करके बता दिया। यानी कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तरों के स्तर पर जो अध्यापक होते हैं उनके लिए न्यूनतम और उसके बाद अलग जो वेतन है उनका निर्धारण करता है। विदेश में जा करके शोध कार्य करने के लिए या अध्ययन करने के लिए अध्यापकों को ये मदद करता है, अनुदान भी उपलब्ध कराता है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ये पूरी तरह से अनुदान प्रदान करता है, ठीक है। और राज्य विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को प्रमुख रूप से यानी जो आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है, उसके अनुसार ये अनुदान प्रदान करता है, ठीक है। जो विश्वविद्यालय होते हैं और विश्वविद्यालय का मतलब है उसमें सब कुछ आ जाता है, हमारे मैनेजमेंट वगैरह वाले जितने भी संस्थान है वो सब आ जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज आते हैं, इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय आ जाते हैं, सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। IIT जो वगैरह सब NIIT सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। उनके लिए ये नैक ग्रेड निर्धारित करता है और उसी के आधार पर जिसकी ग्रेड अच्छी रहती है उसको उतने ज्यादा जो है ये अनुदान की संस्तुति करता है। इसलिए हर एक जो महाविद्यालय होते हैं ना, अब आप लोग देखते होंगे वहां लिखा रहता है नैक ग्रेड A, नैक ग्रेड A+, नैक ग्रेड B, नैक ग्रेड B+। अपने आप को जो यूनिवर्सिटी होती है या डिग्री कॉलेज होते हैं वो इसे बहुत हाईलाइट करते हैं, उससे ये बताना चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के या हमारी ये कंडीशन है, यानी हम इस कंडीशन के अंतर्गत हैं। तो जो विश्वविद्यालय में यानी कि विश्वविद्यालय के जो कम से कम मानक होते हैं उनमें सुधार करने के लिए और अच्छे अध्ययनों के जो यानी अच्छे उनमें आखिरकार बदलाव किया जाए, इसके लिए वो अध्ययन संस्थान भी उपलब्ध यानी कि स्थापित करते हैं, ठीक है। तो ये इसके यानी प्रमुख कार्य थे। और चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पर जो है अब ये आप लोगों का काम है, इसके आप वेबसाइट पर जाइए, किसी भी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जाइए, ये आपको दो चीजें तो प्रमुख रूप से मिलेंगी, एक है स्वयं, एक है ई पाठशाला। तो स्वयं जो है ये इसका फुल फॉर्म है, क्लियर। ये फुल फॉर्म आप लोगों को अपने आप लिखना है और मैंने इसे नहीं लिखा है, मैं चाहता तो मैं भी लिख देता लेकिन मैंने नहीं लिखा, जिससे कि यदि आप लोग इसे लिख लें तो इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये स्वयं
का फुल फॉर्म पूछा गया था किसमें, जो यूसेट का पेपर हुआ था उत्तराखंड में, उसमें पूछा गया था। तो इसमें स्वयं का मतलब है कि एक ऐसी यानी कि ये ऑनलाइन और जो है ना डिजिटली एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर कोई भी जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करके और वो अध्ययन कर सकता है। और बहुत इसमें कई क्षेत्रों में और कई छोटे छोटे अध्ययन करवाए जाते हैं। और इसमें यदि कोई सर्टिफिकेट चाहता है तो फिर उसके लिए पैसा जमा करके और उसको फिर तब जो है वो लेना पड़ता है, यानी कि पेपर देना पड़ता है, तब उसको उसका सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है। इसी तरह से ई पाठशाला, ठीक है, यानी कि ऑनलाइन पाठशाला या ई पाठशाला आप लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला भी, यानी इसे मैनेज करवाता है कौन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सभी विश्वविद्यालयों के और जो महाविद्यालय हैं उनके वेबसाइट में इनका उल्लेख होना जरूरी है। फिर इसके बाद है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो है ये एक डीटीएच चैनल है और जो दूरदर्शन पर उपलब्ध है। ठीक है। इस पर जो शैक्षणिक कार्यक्रम इन 24 घंटे इस पर आते रहते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो ये यानी विश्वविद्यालय का था और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और आज ये पहला था इसलिए एक ही सम्मिलित किया हूं, और ये काफी बड़ा था और आधारभूत है। इसके बाद हम 2-2, 3-3 कर लेंगे, जो जितना यानी कि जरूरत होगी उसके अनुसार। तो आप लोगों को जो है यानी कि ये हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके, ऑल द बेस्ट।